नमस्कार। जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे साथ मौजूद है एक बार फिर एक्स रॉ ऑफिसर एनके सूद साहब। सूद साहब, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। नमस्कार जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सूद साहब, आप खुफिया विभाग में लंबे समय तक रहे हैं। रॉ में आपने सर्विस की है, 40 साल आपकी सेवाएं रही हैं देश विदेश में जहां जहां आप रहे हैं। एक विवाद चल रहा है, एक एंटी आरओ होता है जिसको आप ज्यादा अच्छी तरह बताएंगे मुझे। ये ये इंटेलिजेंस की खुफिया विंग होती है, टेक्निकल विंग होती है। इंटेलिजेंस की टेक्निकल विंग होती है जहां तक मुझे पता है। इसके जो चीफ हैं इस वक्त अरुण सिन्हा, उनको लेकर एक थोड़ा सा कंट्रोवर्सी ये चल रही है कि उनको एक्सटेंशन वो एक्सटेंशन पर चल रहे हैं। पहले भी उनको एक्सटेंशन मिला था, फिर उनको दिसंबर तक एक्सटेंशन दे दिया गया। अब इसमें ये जो मामला है, ये गृह मंत्रालय चाहता है कि इसमें कोई सीआरपीएफ का आदमी लगे, आगे इसका चीफ उस व्यक्ति को बनाया जाना चाहिए। लेकिन इसमें प्राइम मिनिस्टर हाउस, पीएमओ और जो गृह मंत्रालय है, वो उसमें भी थोड़ा सा वो चल रहा है टसल कि भाई कैसे इसको आगे आगे नियुक्ति कैसे की जाए। दरअसल पहले तो सर हमको आप ये बताएं कि ये एनटीआरओ है क्या, और फिर हम बाद में जानेंगे। देखिए, एनटीआरओ है नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ये टेक्निकल इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन है और इसकी बड़ी अहमियत है। ये बनी थी 2004 में, लेकिन इसका काम शुरू हो गया था 2001 के अंदर। जब कारगिल वार हुआ तो वहां पे कुछ फेलियर थे, फेलियर नहीं थे वो फेलियर बनाए गए थे। रॉ ने पूरी इंफॉर्मेशन दी थी कारगिल वार के बारे में कि यहाँ पे पाकिस्तान के आर्मी के लोग घुस गए हैं, लेकिन वहां पे कुछ लोगों ने देश को धोखा दिया। स्पेशली कुछ इंटेलिजेंस के लोग थे जो टॉप में बैठे हुए थे, रॉ के लोग थे। लेकिन चलो हम उस कंट्रोवर्सी में नहीं जाएंगे, कभी उस पर बात करेंगे। लेकिन उस टाइम पे एक रॉ के ऑफिसर थे, आर एस पेती, जिनको रॉ का चीफ बनना था। विक्रम सूद थे रॉ के चीफ, वो रिटायर होते थे, शायद 2001 की बात होगी। और वहां पे कुछ आईपीएस ऑफिसर थे। आर एस पेती सबसे सीनियर थे, लेकिन उनका टाइम था 6 महीने का। उसके साथ सीडी साय थे, एक मिस्टर सिन्हा थे, तो वो भी एलिजिबल थे। लेकिन रॉ में एक लॉबी चलती है आईपीएस ऑफिसर्स की, तो सीडी साय को चीफ बना दिया गया। कैपेबल ऑफिसर थे। और आर एस बेदी जो डिफेंस से आते थे उनको निगलेक्ट किया जा रहा था, जबकि उनका बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था। वो पाकिस्तान की सीट पे काम किए थे, बड़े इंपॉर्टेंट सीट्स पे काम किया था उन्होंने। मैंने भी उनके साथ काम किया, मैंने सीडी साय के साथ भी काम किया, बड़े क्लोजली काम किया इनके साथ। सीडी साय भी बड़े कैपेबल ऑफिसर थे। लेकिन जब बेदी साहब को इग्नोर किया जा रहा था तो उन्होंने कुछ बात की, तो उसके लिए कुछ लोगों ने कैंपेन भी किया कि इनको क्यों नहीं रॉ का चीफ बनाया जाता। लेकिन जब ऊपर बात चल रही थी तो इनकी मीटिंग हुई एनएसए के साथ, और उस टाइम पे अडवाणी साहब के साथ। अडवाणी साहब डिप्टी पीएम भी थे और होम मिनिस्टर भी थे। तो वहां पे एक सजेशन दी गई कि यहाँ पे एक एनटीआरओ की ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाए टेक्निकल इंटेलिजेंस गैदर करने के लिए, और इनको उसका चीफ बना दिया। इन्होंने वहां पे 2 साल काम किया और एक ऑर्गेनाइजेशन खड़ी कर दी, मजबूत ऑर्गेनाइजेशन खड़ी कर दी, जिसने बहुत बड़े काम किया। और इस एनटीआरओ का यूज हुआ था बालाकोट स्ट्राइक के अंदर भी। इन्होंने बहुत इंफॉर्मेशन दी उसके बारे में। रॉ ने बड़ी इंफॉर्मेशन दी, क्योंकि रॉ को सारी पता थी, नॉलेज थी, जितने भी पाकिस्तान के टेररिस्ट कैंप थे उसके बारे में इंफॉर्मेशन थी। तो इन्होंने 5 साल तक उसको संभाला, अच्छे से काम किया, एस्टेब्लिश किया। उसके बाद और भी लोग आए वहां पे, लेकिन बीच में कुछ ऐसे लोग आ गए जिसने इस ऑर्गेनाइजेशन को बर्बाद कर दिया या डिफंक्ट बना दिया। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा बहुत से लोगों का। कुछ लोग यहाँ पे करप्शन में भी इन्वॉल्व हो गए, क्योंकि यहाँ पे काम करने के बजाय वो डेपुटेशन पे लोगों को, किसी ऑर्गेनाइजेशन को काम दे दिया कि आप काम करो। वहां पे बताया कि यहाँ पे 40 आदमी काम कर रहे हैं, करते थे 8 आदमी, और उसके पैसे खा जाते थे। मैं करप्शन की बात कर रहा हूँ, अगर गवर्नमेंट पूछेगी तो मैं बता भी दूंगा किस ऑफिसर ने पैसे खाए हैं। एक रॉ का सीनियर ऑफिसर था जिसने इसके अंदर ऐसा धंधा किया। चलिए, मैं उस पर बात नहीं करूंगा। लेकिन अब कंट्रोवर्सी आ रही है। होम मिनिस्ट्री चाहती है कि यहाँ पे जिसको बनाया जाए, यानी कि अमित शाह, वो चाहते हैं कि यहाँ पे एक सीआरपीएफ का आदमी है, उसको यहाँ का चीफ बना दिया जाए। अजीत डोवाल को ऑब्जेक्शन है जी। अजीत डोवाल, एक जो सेंट्रल सीआरपीएफ का एक ऑफिसर है जो उनके चीफ रहे, अनीश दयाल सिंह, उनको चीफ बनाने की बात चल रही है एनटीआरओ का। देखिए, एनटीआरओ कोई पुलिस ऑर्गेनाइजेशन नहीं है कि आपको यहाँ पे सीआरपीएफ का आदमी लाना चाहिए। और आपको पता भी होगा कि पीछे एक सीआरपीएफ के आदमी की वजह से, जिसको रॉ के अंदर लाया गया था डेपुटेशन पे, और उसको वाशिंगटन भेज दिएगा डायरेक्टली, कैसे कंट्रोवर्सी हुई। क्योंकि यहाँ पे काम है प्रोफेशनल लोग होने चाहिए जो काम करें, जो इस चीज को जानते हो, जो टेक्निकल नॉलेज भी हो, जिनको दूसरी इंटेलिजेंस की नॉलेज भी हो, ऐसे आदमी होने चाहिए। तो इसके लिए जो मोस्ट सुटेबल आदमी होगा वो या तो आईबी से हो या रॉ से हो, जो चीजें जानता हो, जिसको टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग भी हो। फिर दूसरी बात है कि यहाँ पे रिटायर्ड आदमी को बिठा दिया जाता है 5 साल के लिए।
5 साल उस पे रूल करेगा, अपनी मर्जी चलाएगा, क्योंकि अगर इसमें किसी को बिठाना है या तो आप वर्किंग आदमी को बिठाइए, अगर आपको किसी रिटायर्ड आदमी को बिठाना है तो एक बड़ा सूटेबल नाम है राजेंद्र खन्ना का, जो रिसेंटली रिटायर हुए एज एडिशनल एनएसए। उनको रॉ के चीफ भी थे, उनको टेक्निकल नॉलेज भी थी, वो पहले आदमी थे जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर बहुत से काम किए, स्पेशली वहां पे जो मिलिटेंट को मारा उन्होंने इसके ऊपर काम किए। फिर वो ऑफिसर हैं जिन्होंने आपको पूरी इंफॉर्मेशन दी, जो आपके पठानकोट पे अटैक हुआ था, मिलिटेंट अटैक हुआ था, और उसके बाद जो आपका दूसरा अटैक हुआ था 2017 के अंदर मिलिटेंट अटैक, उसकी भी इंफॉर्मेशन दी थी। तो उनको टेक्निकल नॉलेज थी, क्योंकि मैंने उनके साथ भी काम किया। लेकिन यहाँ पे अब अजीत डोभाल साहब कह रहे हैं वो कि यहाँ पे कोई आईबी का ऑफिसर हो, लेकिन किसी भी तरीके से यहाँ पे सीआरपीएफ का या ऐसे ऑर्गेनाइजेशन का आदमी नहीं होना चाहिए। ये इनका एजेंडा डिफरेंट है, इनका काम डिफरेंट है। आपने देख लिया जैसे विकास यादव को सीआरपीएफ से लाकर के राव के अंदर डेपुटेशन पे लाया गया और इनको बाकी के सिर पे बिठा दिया गया, बाद में वाशिंगटन भेज दिया गया। डायरेक्ट पोस्टिंग वाशिंगटन की बहुत बड़ी बात है राव के अंदर, और वहां जाकर टोटली एक्सपोज कर दिया उन्होंने, ऑपरेशन भी एक्सपोज किया, साथ में अपने आप को भी एक्सपोज कर दिया। क्योंकि जब आप नॉन प्रोफेशनल आदमी को लेके जाओगे तो वो तो अपने पुलिस वाला काम करेगा, और यही काम किया था विकास यादव ने, जिसकी वजह से देश को नुकसान हुआ, देश आज तक भी भुगत रहा है। मैं ये नहीं कहता किसी तरीके से उनका इन्वॉल्वमेंट थी पन्नू के चक्कर में, लेकिन उन्होंने जिस तरीके से लूज टॉक करके बात की, जिस तरीके से अपने आप को प्रोजेक्ट किया कि मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ, मेरे पास पीछे बहुत बड़ी फोर्स है, मेरे पीछे जान पहचान है, मैं अप्रोच लगा करके आया हूँ वाशिंगटन में, उन्होंने इस देश को इतना नुकसान पहुंचाया है जिसका हमें कई सालों तक भुगतान करना पड़ेगा। उस टाइम पे 15 लोगों को लेके आए थे या 14 लोगों को रॉ के अंदर डेपुटेशन पे विकास यादव के साथ, सारे के सारे थे सीआरपीएफ से या सीआईएसएफ से, पुलिस ऑर्गेनाइजेशन से थे। और रॉ एक इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन है, कोई पुलिस ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। रॉ के आदमी ट्रेंड होते हैं, प्रॉपर तरीके से काम करते हैं, उनको पता है कि इंटेलिजेंस का काम कैसे करने हैं, पोस्ट नहीं करते अपने आप को, अंडरग्राउंड रहते हैं, छुप के काम करते हैं। और ये लोगों ने अपने आप को एक्सपोज करना शुरू कर दिया और इनको प्राइम पोस्टिंग भी दे दी गई, बहुत सी पोस्टिंग दी गई, जिसकी वजह से जो रॉ के डीएसपी थे या रॉ के सीनियर फील्ड ऑफिसर थे उनको पोस्टिंग नहीं मिली, उनका कैरियर बर्बाद हो गया। लेकिन एक डेपुटेशन पे आकर के आपने ऐसे लोगों को भेज दिया, देश का भी नुकसान करा है। पहली बात तो एक्शन होना चाहिए लोगों के ऊपर, जिन्होंने विकास यादव जैसे लोगों को रॉ के अंदर ला करके उनको पोस्टिंग में भेजा, वाशिंगटन भेजा, और अब एनटीआरओ को बर्बाद करने की बात की जा रही है। अमित शाह साहब को ये नहीं पता कि इंटेलिजेंस में कैसे काम होता है। ठीक है, होम मिनिस्टर बड़े कैपेबल है, लेकिन उनका कोई मतलब नहीं बनता कि एनटीआरओ के अंदर इंटरवीन करें। एनटीआरओ की जो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है वो बनती है अजीत डोभाल की, उनको काम देना चाहिए। उन्होंने मनोज यादव जो चीफ है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के, और उनका नाम दिया, मैं भी इससे सहमत नहीं हूँ। ठीक है, उनको कुछ एक्सपीरियंस होगा, लेकिन साथ में एक दूसरा नाम दिया स्वेन का, जो स्पेशल डायरेक्टर जनरल थे सीआईडी के जम्मू एंड कश्मीर के, और मिस्टर स्वेन 1991 के आईपीएस ऑफिसर हैं और जम्मू कश्मीर कैडर के बिलोंग करते हैं। साथ में उनका वो रॉ के अंदर सर्व किए 15 साल पे। तो ऐसे आदमी ज्यादा कैपेबल हैं, जिनकी इंटेलिजेंस की नॉलेज हो, जिनकी ग्राउंड के ऊपर जिन्होंने काम किया सीआईडी के अंदर, ये आदमी प्रॉपर्ली रन कर सकते हैं एनटीआरओ जैसे ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन क्या पर्पस है कि एनटीआरओ का चीफ किसी को बनाया जाए, फिर 5 साल तक उसको बिठा दिया जाए। इसका टेन्योर होना चाहिए 2 साल का या मैक्सिमम 3 साल का। जैसे रॉ के चीफ का टेन्योर 2 साल का, उसी तरीके से यहाँ पे भी 2 साल का टेन्योर होना चाहिए। अगर यहाँ पे किसी सीआरपीएफ या ऐसे आदमी को बिठा दिया जाएगा तो भट्ठा बैठ जाएगा एनटीआरओ का। तो बेसिकली एक प्रोफेशनल है, प्रोफेशनल को काम देना चाहिए। अजीत डोभाल रिस्पॉन्सिबल आदमी है, इंटेलिजेंस को जानते हैं, समझते हैं, तो उनको एक काम देना चाहिए। वो किसको चूज करें उन्हीं के ऊपर छोड़ देना चाहिए। लेकिन किसी भी तरीके से अमित शाह या उनके साथ जो काम करते हैं उनका कोई रोल नहीं होना चाहिए कि इसको सिलेक्ट किया जाए एज एनटीआरओ चीफ, क्योंकि एनटीआरओ की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो इन्फॉर्मेशन देने की है पीएम को या आपके एनएसए को जी। तो मैं सोचता हूँ कि ये जो डिस्प्यूट है इसको रिजॉल्व करना चाहिए, और यहाँ पे कैपेबल बिल्कुल। देखिए मैं आपको एक और मुझे जी बताएं। देखिए, जब आरएस बेदी को यहाँ पे अपॉइंट किया गया जी, क्योंकि उस टाइम पे जो आपके आर्मी के चीफ थे वो थे वीपी मलिक, वो ये नहीं चाहते थे यहाँ पे इंडियन एयरफोर्स को यूज किया जाए कारगिल के अंदर। लेकिन आरएस बेदी स्पेशली वहां पे गए और जाकर के उन्होंने उनको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की कि यहाँ पे हम आपको पूरी इंफॉर्मेशन देंगे। और रॉ के, क्योंकि जो रॉ का एयरविंग है उसके इंचार्ज थे, उन्होंने यहाँ पे पूरी इंफॉर्मेशन दी, क्योंकि इनके पास बहुत से इक्विपमेंट या बहुत से और असेट्स हैं जिनसे पूरी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। और उन्होंने हेड काउंट दिए कारगिल वार के,
और आर्मी ने उनको अप्रिशिएट किया था। इसी तरीके से उन्होंने कोई नेवल ऑपरेशंस के अंदर बड़े-बड़े काम किए थे। तो यहाँ पे जो एनटीआरओ का चीफ बनाया जाए उसको टेक्निकल नॉलेज होनी चाहिए, इंटेलिजेंस का बैकग्राउंड होना चाहिए, वही आदमी सूटेबल है एनटीआरओ का चीफ बनने के। बाकी किसी को बना करके सत्यानाश कर देंगे ऑर्गेनाइजेशन का। इस तरीके से अपने किसी को टांग नहीं फंसानी चाहिए। अमित शाह साहब को चाहिए कि वहां से दूर रहें और जो अजीत डोभाल साहब की ड्यूटी है उनको करने दें, क्योंकि अजीत डोभाल साहब ने जिस तरीके से देश को संभाला है, जिस तरीके से पीएम मोदी की मदद की है, जिस तरीके से पीएम मोदी को असिस्ट किया है हर एक रिलेशंस के अंदर, सिक्योरिटी के इश्यूज के ऊपर, तो वो काम उनको सूट करता है। तो कहते हैं ना, जो काम जिसको सूट करे उसी को देना चाहिए। तो ये जो एनटीआरओ का चीफ है, इस डिस्प्यूट को खत्म किया जाए और यहाँ पे उस आदमी को अपॉइंट किया जाए जो मोस्ट सूटेबल हो इस काम को करने में, यानी कि इंटेलिजेंस गैदरिंग के काम में। और उसकी नॉलेज होनी चाहिए पाकिस्तान की, उसकी नॉलेज होनी चाहिए चाइना की या बाकी इश्यूज की, फॉरेन रिलेशंस की। वही आदमी सूटेबल हो सकता है एनटीआरओ का चीफ बनने पे। बाकी किसी उल्टे सीधे आदमी को बिठा करके इस ऑर्गेनाइजेशन के भी सत्यानाश होगा और देश की सिक्योरिटी से खिलवाड़ किया जाएगा अगर किसी अनडिजायरेबल आदमी को चीफ बना दिया जाता है एनटीआरओ का। सूद साहब, जैसे डोभाल साहब तो खैर खुफिया अधिकारी रहे हैं और बहुत काम किया उन्होंने। एक बात बताइए, जब ये देश के सामने इतनी बड़ी बड़ी चुनौतियां हैं, आप देख ही रहे हैं, जो निज्जर का केस है, जो पन्नू का केस है, तो पाकिस्तान है ही, दूसरे चाइना है ही बगल में। तो ऐसे में ये एक मुझे लगता है कि इसको बहुत बैठ के और ठीक तरीके से इसको करना चाहिए था। आखिर ये इतने सेंसिटिव इश्यू पर ये कंट्रोवर्सी क्यों होती है? मतलब देखिए हर एक आदमी देखिए मैं बताऊं आपको, जब मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट थी तो रॉ के अंदर एक बड़े कैपेबल ऑफिसर थे जिन्होंने चीफ बनना था। राणा बैनर्जी सीनियर मोस्ट थे, पाकिस्तान के एक्सपर्ट थे। उनको उस टाइम पे कहा जाता था पाकिस्तानी पंडित। इवन मनमोहन सिंह उसको नाम से बुलाया करते थे पाकिस्तानी पंडित, क्योंकि उनको पाकिस्तान की पूरी नॉलेज थी। मतलब उनकी उंगलियों में था कि पाकिस्तान के टेररिस्ट कैंप कौन है, पाकिस्तान के टेररिस्ट कहाँ है, सारा कुछ डिटेल जानते थे। और चीफ बनना था उनको, बनना भी चाहिए था। लेकिन रॉ में एक लॉबी भी चलती है आईएएस और आईपीएस की। आईएएस बहुत कम है, शायद 1 या 2 ऑफिसर होंगे। लेकिन उस टाइम पे एक केसी वर्मा, जो उस टाइम के होम मिनिस्टर के पीएस थे, उनको लाके बिठा दिया गया। जरूर वो राणा भाई से सीनियर थे, हल्की से उनको इंटेलिजेंस की नॉलेज भी थी, आईबी की, लेकिन रॉ की कोई नॉलेज नहीं थी। लेकिन उनको बिठाने का एक पर्पस था कि उस टाइम पे चिदम्बरम ये चाहता थे हमारा आदमी बिठाए यहाँ पे, और बिठाने का खास पर्पस था क्योंकि उस टाइम पे कांग्रेस की तरफ से नोटों की धंधा किया जा रहा था, फेक करेंसी का काम किया जा रहा था। और वो चाहते थे रॉ के अंदर वही आदमी हो ताकि कोई इन्फॉर्मेशन ना मिले गवर्नमेंट को, किसी को भी, कि फेक करेंसी के बारे में क्या हो रहा है किसी को ना पता चले। तो केसी वर्मा को बाहर से लाके रॉ में बिठा दिया गया, काम कुछ नहीं कर पाए। इसी तरीके से आपने देखा कि एएस दुल्लत को ले आए थे आईबी से रॉ के अंदर। देखिए, बस चलाना, ट्रक चलाना, रेलवे का इंजन चलाना और प्लेन चलाना बड़ा फर्क है। अगर आप बस के ड्राइवर को रेल का इंजन चला दोगे तो वो वहां पे फेल हो जाएगा। अगर रेल के इंजन चलाने वाले आदमी को आप रॉ का एयर का पायलट बना दोगे, वो सत्यानाश कर देगा। तो इसी तरीके से एएस दुल्लत और केसी वर्मा ने रॉ का नुकसान किया और बर्बाद कर दिया रॉ को। अगर आप दुल्लत की बात करो तो मैं आपको हजारों बता सकता हूँ इंसिडेंट जहां पे उन्होंने सत्यानाश कर दिया रॉ का, इंटेलिजेंस का, वाजपेयी की गवर्नमेंट को बर्बाद कर दिया। लेकिन आज जो यहाँ पे एनटीआरओ के अंदर हो रहा है, वहां पे वो आदमी होना चाहिए जिसको टेक्निकल नॉलेज हो और दूसरी बात उसका पूरा बैकग्राउंड हो इंटेलिजेंस का, या रॉ में काम किया हो या आईबी में काम किया हो, जो पाकिस्तान और चाइना को समझता हो, उसी को बिठाना चाहिए। और ये सारी चीजें समझते हैं, जानते हैं, वो जानते हैं अजीत डोभाल। अमित शाह कैपेबल हैं लेकिन उनका फील्ड अलग है, उनको इस चीज में इंटरवीन करने की कोई जरूरत नहीं है। अजीत डोभाल एक कैपेबल आदमी है, नॉलेजेबल आदमी है और टोटली कमिटमेंट है उसके देश के साथ, इंडिया के साथ और इंटेलिजेंस के साथ। देखिए अजीत डोभाल क्या था, अजीत डोभाल आईबी के ऑफिसर है, लेकिन अजीत डोभाल का जो एक्सपोजर है वो फॉरेन में रहे, एक पाकिस्तान में रहे, एक लंदन में रहे, जिसकी वजह से उनकी एक्सटर्नल अफेयर्स की भी अच्छी नॉलेज हो गई, रॉ के ऑफिसर से मिलते रहते थे। इसीलिए अजीत डोभाल थोड़े ऑफेंसिव भी थे, तो वो अपनी नॉलेज भी कर पाए, अपना एक एजेंडा भी चला सके और आज पीएम मोदी को गाइड करते रहे शुरू से। और आज पीएम मोदी उनसे बात बहुत सीख करके बैठे हैं। इवन जो आपके फॉरेन मिनिस्टर हैं उनको भी अजीत डोभाल ने ब्रीफ किया बहुत से इश्यूज के ऊपर, और तब उनको ब्रशअप करके वो आज इतने बहादुर बने, इतने डेयरिंग बने और इतने स्मार्ट बने। ये नहीं कहता कि उनमें कैपेबिलिटी थी उनके अंदर, लेकिन बहुत सी चीजें ऐसी होती है जो इंटेलिजेंस के लोग आपको बता सकते हैं या आपको ब्रशअप कर सकते हैं। और उसी तरीके से आज एस जयशंकर आज पब्लिक को फेस करते हैं। अजीत डोभाल का उसके अंदर भी कंट्रीब्यूशन है। अगर पीएम मोदी सक्सेसफुल रहे फॉरेन विजिट्स में तो अजीत डोभाल का उसके अंदर भी बहुत ज्यादा
उनको नॉलेज देने का एक्सपीरियंस है। तो इस टाइम पे जो एनटीआरओ का चीफ बनना है, 2 बातें इसमें ध्यान रखनी पड़ेंगी कि एनटीआरओ का चीफ एक सर्विंग ऑफिसर होना चाहिए फ्यूचर के अंदर। दूसरी बात है कि उसका टेन्योर होना चाहिए 2 से 3 साल का। तीसरी बात, एक आदमी जिसकी नॉलेज हो जिसकी नॉलेज हो इंटेलिजेंस की, उसको बिठाना चाहिए और उसकी टेक्निकल नॉलेज भी हो, तभी उसको एनटीआरओ का चीफ बनाना चाहिए। और ये सारी की सारी कैपेबिलिटी थी आर एस बेदी के अंदर, जिन्होंने एनटीआरओ को खड़ा किया। और ये सारी की सारी कैपेबिलिटी एक और ऑफिसर के अंदर भी है जो रिटायर हो चुके हैं। मुझे नहीं पता कि आप उनको अपॉइंट कर पाएंगे, जो एडिशनल एनएसए थे, राजेंद्र खन्ना, जो रिसेंटली रिटायर हो गए एनएसए के ऑफिस से, या कोई ऐसा और आदमी देखें जो कैपेबल हो, जो जानता हो सारी चीजें, इंटेलिजेंस भी जानता हो, टेक्निकल नॉलेज भी हो उसको, और उसको पूरा एक्सपोजर हो हर एक चीज का। लेकिन किसी भी तरीके से यहाँ पे सीआरपीएफ बीएसएफ के आदमी को नहीं लाना चाहिए। एक इन्होंने कर लिया ब्लंडर, जिस तरीके से यादव को यहाँ पे लेकर के वाशिंगटन पोस्टिंग कर दी। जी जी, मुझे लगता है कि ये बहुत संवेदनशील मामला है और देश की रक्षा से जुड़ा हुआ है। हमारी सरकार को कोई भी फैसला बहुत सोच समझ कर करना चाहिए। अब इसमें कंट्रोवर्सी जैसी बात तो कतई नहीं होनी चाहिए, मैं तो बिल्कुल नहीं चाहता। और हम सभी यही चाहते हैं कि जिसका जो काम है, जिसकी जिसमें एक्सपर्टीज है, वो वही काम करे, दूसरों को इसमें दखल देने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल सही कहा सर, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इस वक्त इतना ही आपसे बातचीत कर पाएंगे, इस विषय पर बाद में भी बात हो सकती है। फिलहाल हम इजाजत चाहते हैं। नमस्कार, जय हिंद सर। जय हिंद, जय भारत।